जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास जो कि मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी से होने वाली है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहला वो क्या है कि ऑर्नन और स्काउट, जो ऑर्नन और स्काउट थे, सॉरी, आर्नन व स्काउट ने 1954 में पोषक तत्वों की आवश्यकता के मानक निर्धारित किए थे। जो आर्नन और स्काउट थे उन्होंने क्या था दोस्तों कि जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता के मानक निर्धारित किए थे कि कौन सा पोषक तत्व किस तरह से पौधों को मिलना चाहिए, या फिर मानकों का तात्पर्य ये है कि यदि कोई सा पौधा है उसमें कोई सी बीमारी लगी हुई है, वह किसी पोषक तत्व की कमी से दूर हो जाती है, तो वह तत्व उस पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। या फिर किसी पौधे के जननांगी की वृद्धि रुक गई है या फिर उसकी वानस्पतिक वृद्धि रुक गई है और वह किसी पोषक तत्व की पूर्ति से समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में उस तत्व को उस पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। कुछ और इन्होंने कुछ 16 या 17, फिलहाल 17 पोषक तत्व है, पहले 16 पोषक तत्व हुआ करते थे, जैसे कि CHO, NPK, CA, Mg, S, Fe, Zn, B, Mn, Cu, Cl और Ni, ये पोषक तत्व होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो स्ट्रक्चरल पोषक तत्व मतलब संरचनात्मक पोषक तत्व की बात करते हैं, कि संरचनात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व आखिर में क्या होते हैं दोस्तों। तो संरचनात्मक पोषक तत्व दोस्तों क्या होते हैं, ये इनको स्ट्रक्चरल पोषक तत्व भी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों पौधों की पूरी संरचना का निर्माण करते हैं। पौधे का 95% जो भाग होता है वो संरचनात्मक पोषक तत्वों से बना होता है। इसके बाद में हम आते हैं मुख्य पोषक तत्व पर। मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं आपके, है ना, मुख्य पोषक तत्व या फिर मैक्रो या मेजर एलिमेंट्स, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं आपके ये दो प्रकार के होते हैं। सॉरी दोस्तों, मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक होते हैं आपके एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी कमी से पौधे की या तो सार्वत्रिक वृद्धि रुक जाती है या फिर इनकी अधिकता से कोई सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इनको प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है और ये पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, सेकेंडरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, CA, Mg और S, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो होते हैं आपके द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की। ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये पौधे के लिए इतने ज़्यादा जरूरी नहीं होते, लेकिन ये जो तत्व होते हैं कभी ऐसा होता है कि कभी कभी भूमि से मिल जाते हैं और इनको कभी कभी बाहर से देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम खाद के बारे में। खाद क्या है, तो खाद दोस्तों क्या होता है, आपका कार्बनिक जो तरीके से बनाई गई होती है। इसको किसी जो खाद होती है दोस्तों, खाद को इंडस्ट्रियों में तैयार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो होते हैं उनमें केवल फर्टिलाइज़र को तैयार किया सकता है। खाद जो होते हैं कार्बनिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्थूल खाद या सांद्रित खाद। स्थूल खाद में आपकी गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, विष्ठा चूर्ण इत्यादि आपकी किस्में स्थूल खाद में आ जाती है। और सांद्रित खाद में आपकी रक्त या मांस चूर्ण, मछली चूर्ण, हड्डी चूर्ण, ये सभी आपकी किस्में आ जाते हैं, सांद्रित खाद में आ जाते हैं। तो दोस्तों जो आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहीं समाप्त होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ MCQ जो कि वन लाइनर फैक्ट में है दोस्तों। ये मैंने ऑब्जेक्टिव तरीके में ना रखते हुए इनको वन लाइनर फैक्ट में लाया हूँ, ताकि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सके और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मक्का में श्वेत कलिका बीमारी होने का कारण। जो मक्का होती है उसमें श्वेत कलिका बीमारी होने का कारण क्या है दोस्तों, तो मक्का में श्वेत कलिका बीमारी होने का कारण आपका जस्ते की कमी से होता है दोस्तों। किसकी कमी से होता है, जस्ते की कमी से मक्का में श्वेत कलिका रोग होता है दोस्तों। किसी कमी से मक्का में श्वेत कलिका बीमारी किसी कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि यूरिया में हानिकारक पदार्थ, जो यूरिया है आपका, यूरिया में हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? तो यूरिया में हानिकारक पदार्थ दोस्तों आपका कौन सा है? यूरिया में हानिकारक पदार्थ दोस्तों कौन सा होता है आपका? बाईयूरेट होता है। यूरिया में हानिकारक पदार्थ आपका कौन सा होता है? बाईयूरेट होता है। इसके बाद में हमको से थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा। जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किस खाद में पाई जाती है? तो दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है उसकी सर्वाधिक मात्रा जो होती है आपके पोल्ट्री खाद में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पोल्ट्री खाद में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है। मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है। तो दोस्तों मृदा में यूरिया के अपघटन से अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, एजोडोबैक्टर निम्न फसलों में हवा से नाइट्रोजन लेने में उपयोगी होते हैं। जो एजोडोबैक्टर होता है किन फसलों में हवा से नाइट्रोजन लेने में आवश्यक वो उपयोगी होता है दोस्तों? तो ये जो आपका होता है ये आधारनी फसलें जैसे कि गेहूँ और धान इत्यादि से नाइट्रोजन लेने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है। नाइट्रोजन एक कैसा पोषक तत्व है? मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि यह पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है। नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि यह पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपका क्या है कि नाइट्रीकरण अवरोधक की तरह काम करता है। जो नाइट्रीकरण अवरोधक होता है उसकी तरह कौन काम करता है दोस्तों? आपका नीम जो होता है नाइट्रीकरण अवरोधक की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कि तंबाकू के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास के बजाय पोटास ऑफ सल्फेट सही होगा। जो तंबाकू होता है उसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटास के बजाय क्या सही होगा? पोटास ऑफ सल्फेट सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एमओपी में मौजूद क्लोरीन तंबाकू की ज्वलनशीलता पर असर डालती है, इसलिए उपयोगी होता है। क्योंकि जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है उसमें जो क्लोरीन होती है तंबाकू की ज्वलनशीलता पर जो होती है प्रभाव डालती है, इसलिए म्यूरेट ऑफ पोटास की बजाय पोटास ऑफ सल्फेट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि केन एक क्या है? केन एक क्या है? तो दोस्तों केन एक क्या है आपका? उदासीन। केन एक क्या आपका? एक उदासीन है दोस्तों, उदासीन उर्वरक है केन एक। और 10वां क्वेश्चन नंबर 10 कि गोबर की खाद का सीएन अनुपात। जो गोबर की खाद होती है उसका सीएन अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो गोबर की खाद का सीएन अनुपात आपका 80 से 100 अनुपात 1 होता है। कितना होता है? 80 से 100 अनुपात 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है कि थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। जो थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों कितनी होती है आपकी? 36% होती है। कितनी होती है आपकी? 36% होती है। फिर डेन सुपरफास्फेट कहा जाता है। डेन सुपरफास्फेट किसे कहा जाता है? आपके एसएसपी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? एसएसपी जो है आपका उसको डेन सुपरफास्फेट के नाम से जाना जाता है। एसएसपी मतलब कि सिंगल सुपर फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 13, किसान खाद में नाइट्रोजन की मात्रा। जो किसान खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? किसान खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है। कितनी होती है? 25% होती है। किसमें? किसान खाद में। और पत्तियों की अग्रिम कलिका किसकी कमी से सूख जाती है? जो पत्तियाँ होती हैं उसकी अग्रिम कलिका किसकी कमी से सूख जाती है दोस्तों? जो पत्तियों की अग्रिम कलिका होती है वह आपकी सीए की कमी से, कैल्शियम की कमी से सूख जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है आपका? 15 विनाइटीकरण की क्रिया होती है। जो विनाइटीकरण होती है इसकी क्रिया कैसे होती है दोस्तों? जो विनाइटीकरण की क्रिया होती है जलाक्रांत मृदाओं में होती है। कैसी मृदाओं में होती है? जलाक्रांत मृदाओं में होती है। यूरिया को एमाइड से नाइट्रेट में परिवर्तित करने में कितना समय लगता है दोस्तों आपका? यूरिया को एमाइड से नाइट्रेट में परिवर्तित करने में 4 से 7 दिन का समय लग जाता है। क्वेश्चन नंबर
आपका क्वेश्चन नंबर है 17, फूल गोभी की ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी से होती है? तो फूल गोभी की ब्राउनिंग बीमारी जो होती है बोरॉन की कमी से होती है। और गोबर खाद में खेत में की खाद खेत में डालने का उपयुक्त समय, गोबर की खाद को खेत में डालने का उपयुक्त समय दोस्तों होता है बोने के 30 से 35 दिन पहले। केंद्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो आपका केंद्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान आपका फरीदाबाद में स्थित है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 1.5 से 2% होती है दोस्तों आज का जो वीडियो है आपका यहीं समाप्त होता है। साथ ही आपको बता दें कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट वीडियो को देख सकें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ ले सकें। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेक्टर सेम के लिए ही नहीं बल्कि आपकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आपकी जैसे कि जो स्टूडेंट हैं जो एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं, एफओ की तैयारी कर रहे हैं, कोई सी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन हर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यदि मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।